हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सेट्स एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो ये पार्ट्स दिए हैं इनमें से पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स सेट्स हैं और कौन कौन से नॉट ए सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं सेट्स कहते किसको है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, तभी हमसे ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ सेट किसको कहते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज़ ए कलेक्शन। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। सेट क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब तो आप सबको पता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना कलेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ इकट्ठा करेंगे तो उसको कलेक्शन बोला जाता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मीनिंग है जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो। अधूरी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी अच्छे से डिटेल में पता हो तो वो वेल डिफाइंड कहलाता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुएं। अलग अलग वस्तुओं को इकट्ठा करना सेट कहलाता है। और कैसी वस्तुएं, जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मालूम हो, ठीक है ना, उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। और अगर अधूरी जानकारी है, अच्छे से नहीं पता, वेल डिफाइंड नहीं है तो वो नॉट ए सेट होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है सेट की। अब हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर। हर ईयर, ऑल द मंथ्स का मतलब सारे महीनों के नाम बताने हैं जो साल में आते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से पता है हमें सारे महीने कौन कौन से होते हैं जो साल में आते हैं। सबको पता है, मुझे क्या आपको भी पता है, ये वेल डिफाइंड है। हर कोई पर्सन इसको जानता है। क्या क्या आता है इसमें, जनवरी, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डायरेक्ट नहीं। आप भी एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करके लिखें तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि वेदर इट इज़ ए सेट और नॉट, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन बेटर है कि आप इसको डिटेल में समझाओ। जब आप इसको एक्सप्लेन अच्छे वे में करोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो हमें पता है साल में जो मंथ्स आते हैं उनके क्या नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, ठीक है। इस तरह से करते करते कहाँ तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो नंबर ऑफ मंथ्स मैंने यहाँ लिखे हैं ईयर के, वही सेम नंबर ऑफ मंथ्स आप भी बताएंगे। यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या है, सेम है, वेल डिफाइंड है। हर कोई यही आंसर देगा इसका। ये एक वेल डिफाइंड है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करा गया है, कलेक्ट किया गया है। तो ये क्या है, इट इज़ ए सेट। इट इज़ ए सेट, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, ऑल द सुपर एक्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कहा गया है सुपर एक्टर इंडिया में जो है उन सब के नाम बताओ। अब ये जो है ना क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ वेल डिफाइंड नहीं है, ये यहाँ पर सुपर एक्टर कह दिया गया है। अब भाई सुपर एक्टर किस सेंस में कहना चाह रहा है ये सुपर एक्टर। और दूसरी बात, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। सुपर एक्टर, मेरी पसंद जो है, मेरा फेवरेट एक्टर जो है मूवीज़ में, सिनेमा, इंडियन सिनेमा में कोई और होगा, आपकी पसंद कोई और होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाई नहीं करी है कि एक्शन मूवी में कौन है, या जो है कॉमेडी मूवी होती है तो कॉमेडी मूवी में कौन सबसे बढ़िया एक्टिंग करता है, ठीक है ना। तो किस टाइप का एक्टर ये पूछना चाह रहा है, सुपर एक्टर कह दिया है। अब भाई सुपर एक्टर तो पर्सन टू पर्सन, आप मैं कुछ और बताऊंगा, आप
के लिए सुपर एक्टर कोई और होगा, हर किसी की पसंद अलग होती है। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, हम इसका आंसर अच्छे से दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये अधूरी जानकारी है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिजोरम। लेटर्स, अब लेटर्स किसे कहते हैं, आपने नर्सरी क्लास में पढ़े थे क्या, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स पढ़े हैं ना, ABCDE, ये सब लेटर्स ही तो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाले लेटर्स, ठीक है। वो कह रहा है आप सारे लेटर्स बताओ जो वर्ड मिजोरम में दिखाई दे रहे हैं। तो हम कर्ल ब्रैकेट में, सेट की प्रेजेंटेशन हमेशा कर्ल ब्रैकेट में आती है। देखो मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट में भी कर्ल ब्रैकेट बनाई थी, तो आपको याद रखना है कभी भी सेट जब आप शो करेंगे तो वो कर्ल ब्रेसेस की हेल्प से ही शो करेंगे, ठीक है, कर्ल ब्रैकेट। तो यहाँ पर लेटर ऑफ वर्ड मिजोरम लिखने हैं, तो हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कौन कौन से लेटर मिजोरम वर्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले M, कैपिटल M दिखाई दे रहा है, फिर I दिखाई दे रहा है, Z दिख रहा है, O दिख रहा है, R दिख रहा है, A दिख रहा है। M को दोबारा रिपीट नहीं करना। यहाँ पर पूछा गया था कौन कौन से लेटर्स जो नर्सरी में आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीखे थे लेटर्स, उनमें से कौन कौन से इस वर्ड के अंदर दिख रहे हैं। तो एक M दिख रहा है, I Z O R A दिख रहा है, ये तो वही है जो पहले आया था, रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, यस इट इज़ ए सेट। तो वो पूछ रहा था क्या ये सेट है, हाँ ये सेट है। पार्ट नंबर 4 देखो, ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 20 से छोटे होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं। सबसे पहले तो हम इस मीनिंग को समझ लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर किनको कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए आपको। देखो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आने वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। जैसे 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करा जाए तो 4 आता है, तो इसको जो ये मल्टीप्लाई करके आया है ना ये 4, इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 आता है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 से करेंगे 4, 3 3 जा 9, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। तो ये जो हमने सब लिखे हैं ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 20 से छोटे हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर कुछ लिखे हैं जो नेचुरल भी हैं। शुरुआत 1 से ही होती है, नेचुरल नंबर की बिगिनिंग 1 से होती है, तो हमने पहले 1 इंटू 1 करा। 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं होता, 0 होल होता है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था नेचुरल लेना है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 करा, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 करा, 5 इंटू 5। जब 5 इंटू 5 करा तो आंसर 25 आया, जो कि नहीं लेना आपने। क्यों नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था लेस देन 20 वाले बताने हैं और ये तो 20 से ग्रेटर है 25। तो लेस देन 20 में परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 4 है। कौन है 4, उनको हम कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 is a perfect square, 9 is a perfect square and 16 is a perfect square। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताए हैं ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। अगर कोई इनसे अलग बताएगा तो वो गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जिनको कहा जाता है वो मैंने आपको समझाया, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके आने वाले नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। तो हर एक पर्सन यही आंसर देगा, पर्सन टू पर्सन ये आंसर वेरी नहीं करेगा, ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। हम इसका आंसर दे पा रहे हैं इजीली, तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए सेट, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ऑल द इंटीजर्स बिटवीन
-5 एंड +5, ये प्लस का 5 है और ये -5। वो कह रहा है आप सारे इंटीजर्स बताओ जो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो ये तो कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, मैं जो बताने वाला हूँ आई थिंक आपने माइंड में सोच भी लिया होगा, और जो आपने सोचा है वही आंसर मैं भी बताऊँगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड है, हर कोई इसका आंसर सेम देगा और आराम से दे पाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। देखो -5 और +5 के बीच में आने वाले इंटीजर कौन होते हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बस ये नंबर -5 से +5 के बीच वाले हैं जो इंटीजर्स हैं। मैंने ये दिए, आपने भी यही सोचा होगा, आई होप, है ना। आपका भी आंसर यही है, मेरा भी आंसर यही है, वेल डिफाइंड है और अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब डिफरेंट, हर कोई अलग है, रिपीट थोड़ी हो रहा है। -4 है और वो +4 है, रिपीट थोड़ी हो रहा है, ये अलग वैल्यू है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो यस, इट इज ए सेट। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। ऑल द गुड बॉयज ऑफ अवर नेबरहुड। आपको बताना है अच्छे लड़के आपके पड़ोस में, आपके घर के नियर बाय नेबरहुड में अच्छे बच्चे कौन हैं। अब ये अच्छे बच्चे ये क्वेश्चन ना वेल डिफाइंड नहीं है, ये इस क्वेश्चन में ना अधूरी जानकारी दी गई है। अधूरी जानकारी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में। मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा और इवन आप भी ढंग से नहीं दे पाओगे इसका आंसर। क्यों ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्यों ये अधूरी जानकारी है? वो कह रहा है अच्छे लड़के बताओ। भैया अच्छे लड़के किस सेंस में? पढ़ाई में अच्छे कहना चाह रहा है क्या, या वो खेल में अच्छे कहना चाह रहा है, या वो नेचर में अच्छे कहना चाह रहा है, करेक्टर में अच्छे कहना चाह रहा है? स्पेसिफाई नहीं करा, बस ये कह दिया अच्छे बच्चे बताओ। अरे भैया अच्छे लड़के कौन से? पढ़ाई वाले अच्छे, खेल वाले अच्छे, या बिहेवियर वाले अच्छे? ढंग से तो बता नहीं रहा। अब मैं बताऊंगा, सपोज मैं कहूँगा जी जो है मेरी लोकेलिटी में एक लड़का है राकेश नेम का, वो करेक्टर वाइज अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा पर्सन कहेगा कोई बात नहीं, करेक्टर वाइज अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में तो अच्छा है। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर अलग होगा। कोई बिहेवियर वाइज बताएगा आंसर, कोई जो है स्पोर्ट्स में देखेगा, कोई जो है उसकी एक्टिविटीज़ या स्टडीज़ में देखेगा। तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन सेम नहीं होगा, वेरी करेगा। वेरी का मतलब डिफरेंट आंसर आएंगे पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, ये अधूरी जानकारी है, इसका आंसर हम ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है? नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. Let A be the set of whole numbers greater than -3 and less than 5. वो कह रहा है आपको एक सेट बनाना है A नेम का। चलो जी, कैपिटल A नेम का एक सेट बनाना है। सेट हमेशा कर्ल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती है वो कहलाती है सेट के मेंबर्स। हम सेट ए के अंदर जो अब चीज़ें भरने जा रहे हैं वो कहलाएंगे मेंबर्स ऑफ सेट। क्या भरने हैं इसके अंदर? मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? ऐसे होल नंबर जो बड़े होंगे -3 से। होल नंबर कह रहा है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। होल नंबर शुरुआत होती है कहाँ से? 0 से। वो कह रहा है बड़े होने चाहिए -3 से। -3 से बड़ा होता है -2, और -2 से बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है 1, उससे बड़ा होता है 2, फिर 3, फिर 4। उन्होंने बोला था लेस देन 5, 5 से छोटे। तो ये नंबर है 5 से छोटे और -3 से बड़े। लेकिन एक शब्द इसमें, एक वर्ड लिखा गया था होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो -2 और -1 तो लेना नहीं, स्टार्ट करनी है 0 से। तो 0, 1,
2 3 एंड 4 दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब हमने फर्स्ट लाइन को सॉल्व करके लिख दिया। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट 0-a। अब हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक में ये सिंबल भरना है। ये सिंबल होता है बिलोंग टू। सी बना के और एक लाइन खींचनी है। इट लुक्स लाइक ई। ये ई की तरह दिखता है लेकिन ई और इसमें डिफरेंस है। ये राउंड करके सी शेप में बनाया जाता है। ठीक है, ये होता है बिलोंग टू का सिंबल। इसको क्या बुलाते हैं? बिलोंग टू। अगर हम इसको कट कर दें ऐसे तो ये बन जाता है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। अब आपको यहाँ फिल करना है कि 0 बिलोंग टू ए है या नॉट बिलोंग टू ए है। देखो ए ये रहा, ए सेट के अंदर ये मेंबर्स आ रहे हैं। क्या 0 ए सेट का हिस्सा है? बिलोंग टू का मतलब 0 इसके अंदर आ रहा है। क्या 0 इसका हिस्सा है? हाँ, 0 तो इसके अंदर आ रहा है, तो आप भरोगे बिलोंग टू। सेकेंड पार्ट 3-a। क्या 3 सेट ए का हिस्सा है? यस, तो बिलोंग टू। थर्ड पार्ट -4-a। क्या -4 ए के अंदर आ रहा है? नहीं, तो बिलोंग टू के सिंबल को कट कर दोगे तो ये है नॉट बिलोंग टू। फोर्थ पार्ट 5-a। क्या 5 सेट ए का हिस्सा है? नहीं, तो इसमें भी बिलोंग टू के सिंबल को कट कर देंगे तो ये हो गया नॉट बिलोंग टू। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। हेडिंग है राइट द फॉलोइंग सेट बाय रोस्टर एज वेल एज रूल मेथड। अब ये रोस्टर और रूल मेथड क्या होता है? किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट का मतलब शो करने का। किसी भी सेट को शो करने का 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड और दूसरा मेथड है रूल मेथड, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, दोनों पूछे गए हैं। आपको इनके अदर नेम भी पता होने चाहिए। रोस्टर मेथड का दूसरा नाम होता है टेब्यूलर मेथड और रूल मेथड का दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर। दोनों नाम पता होने चाहिए आपको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनेशन में ना कई बार रोस्टर वर्ड ना दे करके रोस्टर की जगह टेब्यूलर दे देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए रोस्टर ही टेब्यूलर कहलाता है और रूल मेथड ही सेट बिल्डर कहलाता है। ठीक है, तो रोस्टर का दूसरा नाम टेब्यूलर और रूल मेथड का दूसरा नाम सेट बिल्डर होता है। तो किसी भी नाम से आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर दोनों मेथड को लिख के दिखाएंगे। तो पहली हेडिंग रोस्टर मेथड की डालते हैं और दूसरी हेडिंग रूल मेथड, जिसको सेट बिल्डर भी कहते हैं, रूल मेथड की डालते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रोस्टर में कैसे लिखा जाता है और रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, रूल मेथड जो होता है ना, रूल मेथड में हम कैरेक्टरिस्टिक लिख के बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो सेट के अंदर चीज़ें दी गई होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो लिख के बताई जाती है रूल मेथड में। और जो रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर मेथड में क्या होता है? सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिखे जाने हैं उनको लिख के दिखाते हैं। ठीक है ना, रोस्टर में क्या करना है? एलिमेंट्स को लिख के दिखाना है। रूल मेथड में क्या करना है? एलिमेंट्स जो हमने रोस्टर में लिखे होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लिखी जाएगी। ठीक है, चलो अब हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड टेराकोटा। वो कह रहा है लेटर लिखो। लेटर क्या होते हैं? अभी हमने क्वेश्चन 1 में भी सीखा था। लेटर तो नर्सरी में सीखे थे, ABCD लेटर। वो लेटर ढूंढने हैं किस में से? टेराकोटा के अंदर कौन कौन से लेटर आ रहे हैं वो लिखने हैं। अब रोस्टर मेथड क्या होता है? रोस्टर मेथड मैंने आपको बता दिया। रोस्टर मेथड में ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे कॉमा कॉमा लगा के। तो सबसे पहला लेटर क्या दिखाई दे रहा है? T, फिर दिख रहा है E, फिर दिख रहा है R। 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर कोई चीज़
2 बार रिपीट नहीं करनी, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डेफिनेशन ही सेट की है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सेम नहीं लिखना, अलग अलग लिखने हैं, ठीक है। तो टी हो गया, ई हो गया, आर 2 बार था, 1 बार लिखा, ए के बाद है सी, फिर है ओ, फिर है टी टी, और टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और ए वो भी लिख चुके हैं। तो ये हो गया आपका रोस्टर मेथड में फॉर्मेट, ठीक है। रोस्टर में इस तरह से लिखना है, कॉमा कॉमा लगा के अलग अलग एलिमेंट्स को। अब बारी है रूल मेथड की। रूल मेथड में आपको क्या लिखना है? प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक क्या है? ये सब क्या है, इन सब की खूबी क्या है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब जो है ना, ये सब लेटर्स हैं जो ढूंढे गए थे किसके अंदर, टेराकोटा के अंदर ढूंढे गए थे, ये वो हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है दीज ऑल आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेराकोटा। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज letters of the word terracotta, TERRACOTTA, ठीक है। जो ये रूल मेथड होता है जिसका दूसरा नाम सेट बिल्डर है, उसकी बिगिनिंग आपको याद रखनी है। बिगिनिंग हर पार्ट में जिसमें रूल मेथड लिखा जाएगा, बिगिनिंग ऐसे ही करनी है। ये प्रेजेंटेशन है, इसको बोलते क्या है? एक्स सच दैट। ये जो बड़ा सा डंडा बनाया है एक्स के आगे, ये जो ऐसे डंडा सा बनाया है, इसको सच दैट बोला जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज, और आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो ये तो लिखना ही लिखना है जब आप कौन सा मेथड लिखोगे, रूल मेथड। ये एक फॉर्मेट है रूल मेथड के प्रेजेंटेशन का, कि स्टार्टिंग इसी तरह से की जाती है, ठीक है। चलो अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। रोस्टर भी लिखेंगे और रूल मेथड भी। क्वेश्चन है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन -4 and 2। तो रोस्टर में तो एलिमेंट्स कॉमा कॉमा लगा के लिखे जाते हैं, तो फटाफट लिख देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कौन होते हैं? होल नंबर तो वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और वो कह रहा है -4 से 2 के बीच वाले, मतलब इन दोनों को नहीं लेना, इनके बीच वालों को लेना है। अब -4 और 2 के बीच में काफ़ी सारी वैल्यू है, कौन कौन सी? -3, -2, -1, 0, 1, ये है, ये 5 वैल्यू हैं इन दोनों के बीच में। लेकिन हमें सिर्फ होल नंबर लेने हैं, तो माइनस वाले तो होल होते ही नहीं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2 ही संख्या, एक 0 और एक 1। अब हम लिखते हैं रूल मेथड। रूल मेथड, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट छोटी कर देता हूँ। रूल मेथड में क्या लिखा जाता है? रूल मेथड में ये जो हमने अभी रोस्टर में लिख के दिखाई थी, इनकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि ये क्या है। और मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में बताया था रूल मेथड की बिगिनिंग एक फॉर्मेट है, वो तो लेना ही लेना है, एक्स सच दैट एक्स, ये तो आना ही आना है, ठीक है। अब एक्स सच दैट एक्स तो लिख दिया, अब आपको आगे क्या करना है? इसमें आपने लिखे क्या थे? आपने लिखे थे होल नंबर। क्या लिखे थे? होल नंबर। तो आप लिखोगे एक्स बिलोंग करता है कैपिटल डब्ल्यू को। अब ये कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है डब्ल्यू। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है कैपिटल एन, होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल आई भी होता है और जेड भी होता है कैपिटल में, ठीक है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होल नंबर कहे थे तो इसलिए मैंने लिख दिया, ये जो हमने यहाँ पे अभी फिल करे थे ये एक्चुअली में होल नंबर को बिलोंग करते हैं, एक्स बिलोंग टू होल नंबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा था? हमने कौन से वाले होल नंबर लिखे थे? जो -4 से 2 के बीच में आते हैं, -4 से 2 के बीच में, मतलब ये जो संख्या है -4 से तो बड़ी वाली है और 2 से छोटी वाली। तो इसको लिखोगे कैसे आप?
एक्स के जो आंसर ये हैं, ये आंसर एक्स के होते हैं। जो हमने रोस्टर मेथड में अंदर वैल्यू फिल करी है सेट के अंदर, ये x की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो ये हमें दिखाई दे रही थी, ये होल नंबर थी, और ये जो दोनों वैल्यू थी -4 से बड़ी थी और 2 से छोटी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो x की जो वैल्यूज़ लिखी गई है वो बड़ी है -4 से और छोटी है 2 से। ये सिंबल याद रखेंगे जो मैंने ये सिंबल लगाए। देखो यहाँ मैंने x की तरफ एक ओपन साइन बनाया, x की तरफ मुंह खुला हुआ। ये जो मुंह खुला हुआ बनाया है ना, ये बता रहा है ग्रेटर, और दूसरी तरफ लिखा है -4। तो x की तरफ मुंह खुला हुआ बता रहा है कि x बड़ा है -4 से। अगली बार x की तरफ बंद नोक वाला साइन बनाया, x की तरफ ये जो नोक वाला साइन बनाया है ना, ये बंद मुंह, ये बंद मुंह बता रहा है कि x छोटा है। देखो अगर आपको इन सिंबल में कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चों को ना ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है तो ये बड़ा है या छोटा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल, आप सब बर्गर खाते हैं ना बर्गर। तो बर्गर जो है काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, तो आप उसको खाने के लिए मुंह को कितना ज़्यादा खोलते हैं ना। छोटा सा मुंह खोल के तो एकदम बर्गर जाएगा नहीं, आपको बर्गर खाने के लिए मुंह कितना बड़ा खोलना पड़ता है। और अगर आपसे कहा जाए कि आप एक टॉफ़ी खाओ, तो टॉफ़ी तो छोटी सी होती है, टॉफ़ी के लिए मुँह खोलने के लिए ज़्यादा बड़ा मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो जो बड़ी चीज़ है उसको खाने के लिए आपको बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है। तो ये जो मुंह खुला हुआ ना है x की तरफ, देखो x की तरफ मुंह क्या है, खुला हुआ। ये खुला हुआ मुंह बता रहा है कि x जो है बड़ा है। किससे बड़ा है? -4 से। ओपन माउथ, ओपन माउथ मीन्स बड़ी वैल्यू है, तो x -4 से बड़ा है। x की तरफ माउथ बंद है, दैट मीन्स x छोटा है। किससे छोटा है? 2 से। इन्होंने बोला था -4 से लेकर 2 तक लिखो, तो -4 से बड़ी और 2 से छोटी, इनके बीच वाली लिखनी थी ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो ये हो गया आपका रूल मेथड पार्ट नंबर 2 का। अब देखिए पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड रविंद्रनाथ। तो सबसे पहले तो हमें 2 मेथड जो लिखने हैं उनकी हेडिंग डालते हैं, रोस्टर और रूल मेथड। रोस्टर में तो कॉमा कॉमा लगा के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर पूछे गए हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। इंग्लिश लेटर्स में A-E-I-O-U ये 5 अक्षर वोवल्स होते हैं, जैसे कि आपने ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज़। A-E-I-O-U दीज आर 5 वोवल्स। इन 5 को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने नर्सरी में सीखे थे, इन 5 को छोड़ के वो सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो कह रहा है इनमें रविंद्रनाथ में कॉन्सोनेंट ढूंढो। तो चलो जी ढूंढ लेते हैं इनमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। वोवल को छोड़ दिया जाए, ए को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। मैं यहाँ सही से इरेज करके दिखा दूँ को। तो हमें यहाँ कॉन्सोनेंट चाहिए, तो हम वोवल को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, आई को छोड़ देंगे, ए को और कोई नहीं है इनमें वोवल। A-E-I-O-U होते हैं। तो ये वोवल मैंने काट दिए, बाकी सारे के सारे जो बचे वो कॉन्सोनेंट हैं। तो लिख देते हैं आर बचा, बी बचा, एन बचा, डी, आर दोबारा आ गया। सेट के अंदर कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं करते, सब डिस्टिंक्ट अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। डी के बाद आर था, आर लेना नहीं, एन हो चुका है वो भी नहीं लेना, टी नहीं हुआ, टी लिख लेते हैं, और फिर एच आया, एच बी अभी तक नहीं आया, ये लो एच बी लिख देते हैं। ये हो गए कॉन्सोनेंट। किसके अंदर से ढूंढे? रविंद्रनाथ के अंदर से। अब रूल मेथड में लिखते हैं। रूल मेथड में इनकी ये जो अंदर एलिमेंट्स बने हैं इनकी प्रॉपर्टी, इनकी करेक्टरिस्टिक लिखनी है। और शुरुआत कैसे करते हैं? एक्स सच दैट एक्स, ये तो आना ही आना है रूल मेथड में, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, ये कौन थे? कॉन्सोनेंट थे, तो एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। कहाँ से ढूंढे गए थे ये? इन द वर्ड, ये एक वर्ड में ढूंढे गए थे जिसका नाम क्या था? रविंद्रनाथ। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3।
अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। सबसे पहले कौन सा मेथड लिखना है? रोस्टर, कॉमा कॉमा लगा के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। इवन इंटीजर, इवन किनको कहते हैं? इवन होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 के टेबल से कटने वाले नंबर लिखने हैं जो इंटीजर बोला। इंटीजर है का मतलब हम आंसर माइनस में भी दे सकते हैं और प्लस में भी, क्योंकि इंटीजर वर्ड का मतलब ही यही है, ऑल द वैल्यूज वेदर दे आर नेगेटिव माइनस वाली और पॉजिटिव प्लस की, ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब 2 के टेबल से डिवाइड होने वाली। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में, इनको नहीं लेना, इनके बीच वाली को लेना है। तो देखो -10 के आगे जाना है +10 तक, -10 के आगे होता है -9, -11 नहीं होता, -10 के आगे -9 होता है, -11 होता है इसके पीछे, ठीक है। कई बच्चों को इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो माइनस में ना ध्यान रखो, उल्टा चलता है, उल्टा जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, ठीक है। तो -10 के आगे जाएंगे ना तो -9 आएगा। इवन लिखने हैं, इवन का मतलब 2 के टेबल वाले हैं, तो -9 2 के टेबल में नहीं आता। उससे आगे जाएंगे -8 आएगा, ये 2 के टेबल में आ जाएगा। फिर उसके आगे -7 वो नहीं लेंगे, -6 आएगा 2 के टेबल में, -5 नहीं आएगा, -4, -3 नहीं आएगा, -2, -1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 2 के टेबल में 0 आता है, 2 0 जा 0। फिर 1 नहीं आएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं 8, 9 नहीं 10। लेकिन हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला था बिटवीन दिस एंड दिस। बिटवीन का मतलब इनको नहीं लेना, इनके बीच वाली को, तो हम 10 हटाते हैं। तो ये हो गया आंसर आपका रोस्टर मेथड में। अब बारी है रूल मेथड की। रूल मेथड की बिगिनिंग मैंने आपको बता रखी है, एक्स सच दैट, ये तो लिखना ही लिखना है, एक्स सच दैट ये तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पर इवन इंटीजर बोला है, ठीक है, इवन इंटीजर, तो आप इसको 2 वेज में कर सकते हो। एक वे है फॉर्मूला वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक के आंसर शीट में दिया है, वो कुछ बच्चों को समझने में डिफ़िकल्टी रहती है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आंसर शीट से मैच करता हुआ लिखे वही आंसर करेक्ट माना जाएगा। आपको इजी वे में लिखना भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ दिया गया है ना वैसे भी लिख सकते हो, वो करेक्ट माना जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर बिटवीन -10 एंड +10, और ये बंद। इनकी खासियत, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब के सब इवन इंटीजर हैं जो -10 से +10 के बीच में आते हैं। तो ये रूल मेथड हो गया, ठीक है। इस मेथड से अगर आप लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा और आपके लिए इजी भी है। और जो आंसर की में दिया है आंसर शीट में, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, वो कैसे आया है, वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। आपको जो इजी लगेगा आप वो कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही लिखना है आपने, किसमें? रूल मेथड का प्रेजेंटेशन है ये, तो स्टार्टिंग इसी तरह से की जाती है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स। अब इवन इंटीजर के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 2 × n। ये फॉर्मूला क्यों है भाई? x इज इक्वल टू 2 × n क्यों है? x इज इक्वल टू 3 × n क्यों नहीं? 4 × n क्यों नहीं? 5 × n क्यों नहीं? 2 × n ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवन बोला है और इवन तो 2 के टेबल में आते हैं, और 2 का टेबल आपने बचपन में सीखा ही था। 2 का टेबल कैसे लिखते थे? 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे ही तो टेबल लिखते थे ना। तो 2 तो सब में आता है, और जो मल्टीप्लाई के आगे नंबर होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। स्टार्टिंग का 2 तो सब में है और आगे की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। जो वैल्यू बदलती रहती हैं उनको बुलाते हैं वेरिएबल। उनको क्या बुलाया जाता है? वेरिएबल। और वेरिएबल में भरे जाते हैं अल्फ़ाबेट। ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। आप आगे जाकर अलजेब्रा में पढ़ोगे, ऑलरेडी आपने क्लास 6 में अलजेब्रा पढ़ी है, उनमें ये सारे टर्म्स आते थे, आपने पढ़े होंगे ध्यान से। उनमें अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा अलजेब्रा टॉपिक, अलजेब्रा चैप्टर में ये टर्म्स आते थे। वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। जो ये 2 है, ये 2 तो सब में आ रहा है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही, इसको हम कांस्टेंट बुलाते हैं। कांस्टेंट मतलब सेम चल रही है, बदल नहीं रही। तो फॉर्मूले में 2 लिया क्योंकि ये बदल नहीं रहा, मल्टीप्लाई लगाया और मल्टीप्लाई के आगे हमने देखा ये बदल रहे हैं। 2 के टेबल जब लिखते हैं तो आगे बदलती रहती है वैल्यू, कभी 1 आ गई, कभी 2 आ गई, कभी 3, कभी 4, तो ये बदल रही हैं। तो ये बदलने वाली वैल्यूज़ को वेरिएबल बुलाया जाता है और वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट n दिखा दिया, आंसर शीट में n दिया है इसलिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको n ही लिखना है, आप n हटा दो, कोई और अल्फ़ाबेट ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। x = 2 मल्टीप्लाई n मत लो, m ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। m भी ले सकते हो आप, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो x को छोड़ के, क्योंकि x हमने यहाँ ऑलरेडी शो कर दिया। x से अदर अल्फ़ाबेट यहाँ भरना है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, ये एक फार्मूला बना लिया, किसको दिखाने का फार्मूला है, इवन इंटीजर को। यहाँ पे एक वर्ड आया था इंटीजर, क्या वर्ड आया था, इंटीजर। इस पे भी खास फोकस करना है, इसको भूल नहीं जाना कि ये इंटीजर कह रहा है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ ज़रा। अभी हमने पीछे रोस्टर मेथड में 2 के टेबल वाले कौन कौन से नंबर लिखे थे उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले लिखा था -8, ये 2 के टेबल में आता है। कितनी बार आता है 2 के टेबल में, एक बार रफ में इसको लिख लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे ना, तब जाके आता है -8, क्योंकि 2 × 4 8 होता है, लेकिन हमें चाहिए -8। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से नहीं होगी, -4 से होगी, तब जाके -8 आएगा। अब बारी है -6 को बनाने की। 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा होता है 6, लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -6। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करनी पड़ेगी, तब जाके -6 आएगा, ठीक है ना। 4 कैसे आएगा माइनस का, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तब जाके -4 आएगा। ये -2 कैसे आएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तब जाके -2 आएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको जो मैं ये बता रहा हूँ बातें, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2 का टेबल लिख रहे हैं हम, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि माइनस की वैल्यूज़ के हेल्प से लिख रहे हैं ये टेबल, ठीक है। आगे 0 था, 2 की मल्टीप्लाई किससे करके 0 आता है, 2 की 0 से करेंगे तब जाके 0 आएगा। 2 किसके टेबल्स में, 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 4 कैसे आएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 6 कैसे आएगा, 2 की 3 से करेंगे तो 6। 8 कैसे आएगा, 2 की 4 से करेंगे तो 8 आएगा। अब सारे नंबर ख़त्म हो गए। हमने देखा कि ये जो 2 के टेबल वाले नंबर लिखे थे हमने, ये 2 के टेबल में कितनी कितनी टाइम्स आ रहे थे, लिख दिया हमने यहाँ रफ में। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हो तो रफ में लिख लेना, ठीक है, फेयर में लिखने की ज़रूरत नहीं। ये तो सिर्फ एक समझाने का प्रोसेस है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो नंबर थे 2 के टेबल वाले, ये क्या दिखाई दे रहे थे, ये दिखाई दे रहे थे कि 2 की मल्टीप्लाई -4 से हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई -3 से, 2 की मल्टीप्लाई -2 से। तो हर बार मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, लेकिन किस 2 से की जा रही है, किसकी, कभी -4 की, कभी -3 की, कभी -2 की। तो 2 तो सब में आ रहा है, तो फॉर्मूले में 2 तो लिख ही रखा है। मल्टीप्लाई में आगे वैल्यू बदलती जा रही थी, बदलती जा रही थी। बदलने वाली वैल्यूज़ को हम क्या बुलाते हैं, वेरिएबल, जिसमें हमें क्या भरना होता है, अल्फ़ाबेट। तो मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट कर भरा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही। कभी तो -4 डाल दी, 2 मल्टीप्लाई -4, कभी 2 के साथ मल्टीप्लाई में -3 बदल रही थी, इसलिए एक अल्फ़ाबेट डाला। अब हम लिखेंगे ये जो m अल्फ़ाबेट है, ये बिलोंग किसको करता है, बिलोंग का मतलब ये दिख कैसा नंबर रहा है। ये माइनस के भी दिख रहे हैं m और प्लस के भी दिख रहे हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई में जो m है वो एक्चुअली में 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के नंबर्स भी दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, और आगे जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई में प्लस के भी, माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं। माइनस और प्लस वाले नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल I या कैपिटल Z से लिखते हैं। तो आपको कोई सा एक अल्फ़ाबेट लिखना है, दोनों नहीं, ठीक है। M बिलोंग टू
कैपिटल आई या कैपिटल जेड, कोई एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। एम बिलोंग टू आई लिख लो या एम बिलोंग टू जेड लिख लो। अब आगे बारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने ये सारी वैल्यूज़ को जो बनाया वो 2 की मल्टीप्लाई किन किन से करके बनाया, -4 से लेकर भरते गए, -4 -3 -2 -1, 0 से करी, 1 से करी, 2 से मल्टीप्लाई करी, 3 से मल्टीप्लाई करी, 4 से करी, -4 से लेके +4 तक के नंबरों की मल्टीप्लाई करी है, ठीक है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई में m बैठा है ना, ये जो मल्टीप्लाई के आगे m बैठा है, ये m एक्चुअली में कौन है, ये m एक्चुअली में -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है। तो m की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, m की वैल्यू, स्पेस नहीं बची तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको इसके आगे ही लिखना होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू बड़ी दिख रही है -5 से और छोटी दिख रही है 4 से, सॉरी 4 नहीं, +5, यहाँ मैं 5 भरता हूँ और कर्ल ब्रैकेट बंद। m की वैल्यू -4 से लिखनी स्टार्ट करी थी, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये m की जगह आया, ये m की जगह आया, ये m की जगह आया, ये m की जगह, ये भी m की प्लेस पर, ये भी m की प्लेस पर, ये भी m की प्लेस पर, ये सब जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करे हैं ये सब m की प्लेस पर दिखाई दे रहे हैं। तो m की जो वैल्यूज़ भरी गई हैं वो -4 से भरी गई हैं, और -4 किससे बड़ा होता है, -4 -5 से बड़ा होता है, ठीक है। ये -5 से बड़े हैं और लास्ट वैल्यू +4 भरी, +4 जो है ना वो छोटी है, किससे छोटी है, +5 से। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर शीट में ना ये नहीं दिया, आंसर शीट में दिया है n इज़ ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4, लेकिन आप ध्यान देंगे तो उसके नीचे ये सिंबल लग रहा है, ये सिंबल बताता है कि -4 से बड़ी तो है लेकिन -4 भी है। ये नीचे की जो लाइन खींची हुई है ना आंसर शीट में आपके, ये लाइन इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। इक्वल टू का मतलब ये भी ली जाएगी, -4 भी लिया, -4 से बड़े भी लिए, और कहाँ तक लिए, 4 तक लिए, और 4 से सारे का है ये छोटे हैं, प्लस वाले 4 से, तो प्लस वाले 4 से छोटे हैं, ये छोटे का सिंबल है। m की तरफ, अल्फ़ाबेट की तरफ कैसा साइन आ रहा है, बंद, अल्फ़ाबेट की तरफ बंद साइन बता रहा है कि अल्फ़ाबेट जो m है वो छोटा है, किससे छोटा है, 4 से। नीचे की लाइन खींची हुई बता रही है कि 4 को भी लेना है, क्योंकि 4 से छोटे तो 3 तक होने थे, हमने 3 तक नहीं लिए, 4 को भी लिया है, इसलिए नीचे इक्वल खींचा है। तो आप चाहो तो ये लिख लो या चाहो तो ये लिख लो, इसमें इक्वल नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि m ग्रेटर देन -5 लिखा है और -5 से बड़े में -4 आता है, तो शुरुआत -4 से ही हुई थी, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों वेज करेक्ट माने जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेब्यूलर फॉर्म एंड फाइंड देयर कार्डिनल नंबर। टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है और कार्डिनल नंबर भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म जो आ रहा है ये तो न्यू टर्म नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है कि टेब्यूलर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू वर्ड आ रहा है कार्डिनल, इसको क्या, ये इसका मीनिंग क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट है, सेट ए है, ए सेट में x की वैल्यूज़ लिखनी है जो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ए के अंदर लिखे जाने वाली वैल्यूज़ नेचुरल होनी चाहिए और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, क्योंकि x की तरफ ओपन साइन है, मुंह खुला हुआ है, इस सिंबल का जो माउथ सा है वो ओपन है x की तरफ, तो ये ग्रेटर का साइन है, और x की तरफ यहाँ पर बंद साइन है इस सिंबल का, तो ये स्मॉलर देन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन -1 से तो बड़े होने चाहिए और 3 से छोटे, नेचुरल नंबर लिखने हैं। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, -1 से बड़े लिखने हैं, -1 से बड़ा होता है 0, लेकिन हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल लिखने हैं हमें। 0 से बड़ा होता है 1,
फिर 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 3 था। तो ये हो गया आपका सेट ए इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में तो अब हो गया है। अब हमें कार्डिनल नंबर भी लिखना है। कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड करते हैं? कार्डिनल का मतलब क्या होता है? आपको सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करके लिखना है बस। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर जितने मेंबर्स, जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको काउंट करके बताओ। तो कार्डिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल n का यूज़ किया जाता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सेट ए। कार्डिनल नंबर के लिए स्मॉल n लगाएंगे। किसका कार्डिनल नंबर फाइंड हो रहा है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट ए का हो रहा है। और कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें? 1 और 2, ये दो चीज़ें हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ 2। इस तरह से आपको पार्ट फर्स्ट करना है। सेकंड पार्ट देखें। बी सेट है। बी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। प्राइम नंबर लिखने हैं 1 डिजिट वाले। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 या इटसेल्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम बोला जाता है। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 के बाद 3 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के टेबल से डिवाइड होती है और खुद के टेबल से, इटसेल्फ 3 के टेबल से, ठीक है, और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होती। 3 के बाद 5 थर्ड प्राइम नंबर है। थर्ड प्राइम नंबर कौन है? 5। 5 जो है 5 के टेबल से डिवाइड होता है या फिर 1 के, और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। 5 के बाद 7। 7 के बाद कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं। 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 1 से और 9 से तो कटेगा, लेकिन साथ ही साथ 3 के टेबल से भी कटेगा। तो हमें सिर्फ वो लिखने हैं प्राइम में जो 1 या खुद के टेबल से डिवाइड होते हो, ठीक है। तो 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 9 के बाद 7 के बाद आता है 11, लेकिन वो 2 डिजिट का प्राइम नंबर होगा। 11 इज़ ए 2 डिजिट नंबर, और हमसे पूछा था 1 डिजिट के नंबर बताने हैं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर जो है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 7। 2, 3, 5 एंड 7। अब कार्डिनल नंबर के लिए स्मॉल n लगाएंगे। कार्डिनल नंबर किसका फाइंड कर रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखेंगे, बी सेट का। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर हो गया 4। थर्ड पार्ट देखिए। सी सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जो डिवाइड होते हैं 15 के टेबल से। 2 डिजिट के नंबर, तो 15 के टेबल से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर, सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 15 से कटेगा वो 15 हो गया, ठीक है। दूसरा 30। 15 3 जा टेबल लिखना है आपको, 2 डिजिट वाले लिखने हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। इसके आगे 15 7 जा 105 आएगा। वो 3 डिजिट का नंबर है। हमसे सिर्फ 2 डिजिट के नंबर पूछे गए थे जो डिवाइड होंगे किससे? 15 से, ठीक है। तो ये हो गए 2 डिजिट्स के नंबर। अब कार्डिनल नंबर सेट सी का लिखेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 एलिमेंट्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी क्या हो गया? 6। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। अब देखिए नेक्स्ट, डी सेट लेटर्स ऑफ वर्ड भारती। भारती में से लेटर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहला लेटर जो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दिख रहा है, बी दिख रहा है, फिर एच, फिर ए लेटर आ रहा है, फिर आर आ रहा है। आर के बाद जो ए आया ना वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये कोई न्यू लेटर नहीं है, तो रिपीट नहीं करना। टी आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी लेटर आ रहे थे हमने सब लिख दिए। अब कार्डिनल नंबर सेट डी का लिखेंगे, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये है 6 एलिमेंट्स, तो कार्डिनल नंबर हो गया 6। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए अब हम आ जाते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, रूल मेथड भी कहते हैं। दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी सेट बिल्डर लिखा जाता है एग्जाम में, कभी कभी रूल मेथड भी लिख के दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट हमें एक सेट दिया है जिसमें ए ई आई
LOU, ये 5 चीज़ें दी हैं। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें करना क्या होता है, हमें इन सब की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनकी खूबी क्या है, सबकी सेम वाली वो लिखनी है। तो AEIOU की खूबी क्या है कि ये सारे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं। तो आपको इसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही होता है जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, तो ये बिगिनिंग में तो ये करना ही करना है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन होती है, इतनी इसी से ही स्टार्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म एक मेथड होता है किसी सेट को प्रेजेंट शो करने का। तो ये सेट को शो करने का एक मेथड है, तो सेट को ही तो शो कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें कंपलसरी है कर्ल ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। 0, 5, 10, 15, ये 4 वैल्यू दी हैं। देखो सबसे पहली वैल्यू है 0। आप ये जो वैल्यूज़ देख रहे हो ना चारों, आपको नज़र आएगा कि ये 5 के टेबल में आती हैं सब। 0 क्या आता है, 5 इंटू 0 करके आता है। 5 कैसे आता है, 5 इंटू 1 करके। 10 कैसे आता है, 5 इंटू 2 करके। 15 कैसे आता है, 5 इंटू 3 करके। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने यहाँ पे देखा कि ये सारे के सारे जो हैं 5 के टेबल वाले नंबर हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 0 भी आ रहा है। अब हम इस पार्ट को ना दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका वो है जो आपको आपके आंसर शीट में दिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक इजी वे बता देता हूँ जिससे आप इजीली लिख पाओगे, वो भी करेक्ट माना जाएगा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म की प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग तो ऐसी ही करनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू मत लिखो, आप यहाँ लिखो ये जो हैं ये सारे के सारे 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं। ये कौन है, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो इन्हें बोलेंगे दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है तो इसको हम होल नंबर्स भी लिखेंगे। दीज ऑल आर होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ये सारे के सारे होल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, या 5 के मल्टीपल भी कह सकते हो, ठीक है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं। ये शुरुआत के 4 नंबर हैं, शुरुआत के, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नहीं 4 हैं, 4। X such that X is first 4 whole numbers that are multiples of 5, ठीक है। एक तो ये मेथड है जो बहुत ही आसान है, अगर आप लिखोगे तो ये सही माना जाएगा, गलत नहीं। ये होल नंबर है क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत के 4 होल नंबर हैं, शुरुआत के 4 होल नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड वो है जो आपको आपकी आंसर शीट में दिखाई देगा। अब वो कैसे है, वो मैंने यहाँ ये एक प्रेजेंटेशन लिखी थी। 0 का मीनिंग क्या है, 5 इंटू 0। 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 1। 10 का मतलब क्या है, 5 इंटू 2। तो हमने यहाँ पे शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत तो सबकी सेम होती है सेट बिल्डर में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x किसको बिलोंग करता है, x, या x को छोड़ो, x बिलोंग टू नहीं, पहले आप लिखो फॉर्मूला, एक फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें हर बार 5 इंटू करना पड़ रहा है, 5 इंटू, कभी 5 इंटू 0, कभी 5 इंटू 1, कभी 5 इंटू 2। तो एक फार्मूला तैयार हो रहा है। ये सब वैल्यूज़ कौन सी हैं, x की वैल्यू हैं। इन सब की वैल्यूज़ को बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई। तो सब में 5 आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, तो हमने 5 इंटू लिख दिया। अब 5 की मल्टीप्लाई जिनसे हम कर रहे हैं वो कोई एक सेम कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बदल रही है, कभी 0, कभी 1, कभी 2। तो मल्टीप्लाई के आगे आने वाली वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये बदल रही है, तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे n। तो एक फार्मूला तैयार होगा, x इज़ इक्वल टू 5n। ये एक फार्मूला हो गया
5 के मल्टीपल का, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ किसकी हैं, x की। सब में 5 आ रहा है तो 5, सब में मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई, सब में डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। डिफरेंट नंबर बदलने वालों के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कोई सा भी अल्फ़ाबेट। मैंने n लिखा है, आप m लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम बताएंगे कि n कौन है। n बिलोंग टू होल नंबर। ये जो n जिसको हम कह रहे हैं वो n 0 है, 1 है, 2 है, 3। n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 जब आ गया तो n की वैल्यूज़ को क्या बोला जाएगा कि n जो है होल नंबर है। अच्छा, n की वैल्यू होल तो है, अब होल नंबर 0 से शुरुआत होके इनफाइनाइट होते हैं, मतलब आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। लेकिन हमने जो n की वैल्यू भरी है वो सिर्फ लिमिटेड भरी है। n की वैल्यू कौन कौन सी लिमिटेड भरी है, 0, 1, 2 और 3, यही तो भरी है ना। तो जो n की वैल्यू है वो छोटी है किससे, 4 से, क्योंकि हमने n की वैल्यू 3 तक इस्तेमाल करी है। जब 3 तक इस्तेमाल करा है तो 3 तो 4 से छोटा होता है, तो n की वैल्यूज़ लेस देन 4 हो गई। तो इस तरह से आप ये इसको कर सकते हो आप, ठीक है। n इज़ लेस देन 4 x के टर्म में भी लिख सकते हो। आंसर शीट में अलग वे में दिया है, कंपलसरी नहीं है कि आप अपना आंसर शीट से मैच करें। जो आपको आसान लगता है ना आप वो मेथड करो। एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड होते हैं, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आंसर शीट में यहाँ n इज़ लेस देन 4 नहीं दिया, आंसर शीट में आपको x के टर्म में दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने x को बताया है कि x की वैल्यू हमने 15 तक ली है, यानी 16 से छोटी छोटी ली है। तो हम x को स्पेसिफाई ना करके n को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ n को फोकस में लिया है ना कि x को, ठीक है। दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। शुरुआत तो हमें पता ही है, x सच दैट, ये तो करना ही करना है। अब आपको दिखेगा कि ये 1, 3, 5, 7 ये तो ऑड नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, दीज आर ऑड नंबर, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें 0 नहीं है, तो ये 1 से शुरुआत हो रही है, तो ये नेचुरल भी है। तो x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स। आगे कुछ नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर तो है लेकिन इनका कोई अंत ही नहीं है। डॉट 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 बता रहा है कि ये आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 4, स्टार्टिंग में डॉट डॉट डॉट, फिर -3, -2, -1, 0। अब आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो भी इनफाइनाइट। डॉट 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 का मतलब चलती जा रही हैं। देखो माइनस की वैल्यू आ रही है और कोई बीच में स्किप भी नहीं हुई। -1, -2, -3 सब सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। ये सब कौन होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x सच दैट, ये तो फॉर्मेट लिखना ही लिखना होता है सेट बिल्डर में। x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर i लिख लो या z, कोई सा एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर। और दूसरी बात, यहाँ पर शुरुआत इंटीजर की कहाँ से हुई है, 0 से हुई है, 0 से। और 0 के पीछे वाली लिखी है, यानी ये सब जो है 0 के पीछे वाली है, मतलब 1 से छोटी वाली। 0 के आगे कौन होता है, 0 के आगे होता है 1। दैट मीन्स x की वैल्यू छोटी है 1 से। x इज लेस देन, x की तरफ मैंने नॉक बनाई, नॉक का मतलब बंद साइन है, बंद साइन का मतलब छोटा। x छोटा है किससे, 1 से, क्योंकि हमने शुरुआत 0 से लिखने की करी थी, इसलिए ये सब 1 से छोटी है। या और इसे ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो जैसे कि आपके आंसर शीट में दिया है। इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू छोटी है 0 से और नीचे लाइन खींची हुई है, ये लाइन बता रही है कि 0 भी है, 0 भी और 0 से छोटी भी। तो आप चाहो तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।